हेलो फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट सीरीज में मैं एक नया टॉपिक लेकर के आपके लिए उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया एक जगह का नाम है जिसको वर्तमान में हम 1930 के बाद इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। इस्तांबुल जो तुर्की की राजधानी है। अब कुस्तुनतुनिया का पतन, जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत में ही आपको यह टर्म पढ़ने को मिल जाता है। अब वहाँ पर जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर इसकी चर्चा थोड़ी संक्षेप में होती है, इसलिए बच्चों को मैप क्लियर नहीं हो पाता है कि वास्तव में कुस्तुनतुनिया के पतन का क्या मतलब है। कुस्तुनतुनिया एक जगह का नाम है, तो किस प्रकार से इस जगह का विकास हुआ और कैसे यह सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया, और इसके पतन का मतलब क्या है। पतन का मतलब क्या, डिक्लाइन हो गया, समाप्त हो गया, या वहाँ पर जो पहले का राज्य था उसके स्थान पर दूसरा राज्य स्थापित हो गया। तो दूसरा जो टर्म है कि वहां एक राज्य हुआ करता था जिसको हम बिजेंटियन साम्राज्य कहते हैं, जो रोमन साम्राज्य का ही दूसरा भाग है। रोमन साम्राज्य दो भागों में विभाजित है, हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य है, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य है। लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास पश्चिमी रोमन साम्राज्य का उद्भव होता है और का पतन होता है, और पूर्वी रोमन साम्राज्य का उदय होता है, जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। कंस्टेंटिनोपल हम इसको कहते हैं। वहां पर यह राजधानी बनाई जाती है। बहुत ही अच्छे वातावरण में बना हुआ, मतलब ऐसा शहर जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, और एक तरह से अति सुरक्षित। वहां पर एक बाउंड्रीज भी दी हुई है ताकि उस पर कोई आक्रमण नहीं कर पाए। और यह एक सभ्यता का विस्तार होता है, एक राज्य का विस्तार होता है, एक साम्राज्य का विस्तार होता है, जिसको हम विजेंटियन साम्राज्य कहते हैं। अब जब इस्लामिक साम्राज्य का प्रसार होना प्रारंभ होता है, तो विजेंटियन साम्राज्य थोड़ा दबाव में आता है। ये लगभग 1400 के आसपास की बात है। और इस्लामिक साम्राज्य जो जिसका के विकास हमने देखा अरब क्षेत्र में हुआ था, फिर कभी सीरिया, कभी बगदाद में रहा था उसका केंद्र, अब खलीफा उस्मान के अधीन स्थापित होता है, और उसने प्रसार करने की कोशिश की यूरोप की तरफ। और यूरोप की तरफ जाने का एकमात्र रास्ता कुस्तुनतुनिया ही बचता है। इसलिए उस्मान के वंशज ने वहां पर लगातार प्रयास किया, और कई प्रयासों के बाद कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त करने में कामयाबी पाई। यह घटना आधुनिक भारत की, आधुनिक विश्व की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इस पतन ने बहुत बड़ा इफेक्ट उत्पन्न यह किया कि माना जाता है कि इटली में पुनर्जागरण यानी रेनाशा की शुरुआत होती है। यानी यूरोप का जो आधुनिक यूरोपीकरण आप देखते हैं, आधुनिक यूरोप का जो विकास देखते हैं, माना जाता है इस घटना के बाद ही होता है। भारत में भी आप देखेंगे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आती है। अब यह कैसे इफेक्ट उत्पन्न कर रहा है, इसके थोड़े से संक्षिप्त इतिहास को मैप के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो फिर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। जरा मैप देखते हैं। यहां पर सबसे पहले वर्ल्ड का मैप देखें। वर्ल्ड के मैप को अगर देखें, यह अगर वर्ल्ड का मैप, मैंने जानबूझ करके ऐसा मैप इसलिए चुना हुआ है ताकि जो डीप कलर का मैप होगा उसको आप अच्छे से समझ पाएं। आशा करता हूं कि ये पूरा का पूरा जैसे इंडिया का एरिया है और पूरे विश्व का क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे। अर्थव्यवस्था के कारण, यानी आर्थिक संपर्क के कारण, यूरोप और एशिया के मध्य एक तरह से आवाजाही प्रारंभ होती है। जैसे भारत है, तो भारत को देखेंगे, या तो इस रास्ते से यूरोप के साथ व्यापार करेगा, या इस रास्ते के साथ व्यापार करेगा, या मध्य एशिया के रास्ते एक व्यापारिक मार्ग जा रहा होता है। और जिस कुस्तुनतुनिया की बात हो रही है, वो असल में क्षेत्र जो बनेगा, यहां से अगर देखें, ये तो इटली का क्षेत्र है, ये ग्रीस का क्षेत्र है, तकरीबन तकरीबन यह आपका क्षेत्र कुस्तुनतुनिया हो जाएगा। अब जो भी व्यापारिक मार्ग जाएगा, इस रास्ते से होकर के ही यूरोप में जाएगा। तो यहां पर यह क्षेत्र जो है, या यह रास्ता जो है, या यह शहर जो है, व्यापारिक केंद्र भी हुआ करता था, बहुत ही समृद्ध केंद्र हुआ करता था। लेकिन जैसे ही यहां से हम देखते हैं इस्लामिक साम्राज्य का प्रसार होता है, और यहां निरंतर युद्ध की श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है। कोई कुस्तुनतुनिया का पतन जो 1553 में हुआ है, यानी इस पर तुर्कों का अधिकार हुआ है, कोई एक दिन की घटना नहीं है। लगातार युद्ध यहां पर चल रहे होते हैं। इस प्रकार से यह क्षेत्र अशांत हो जाता है, और अशांत क्षेत्र में व्यापार करना तो नामुमकिन सा है। थोड़ा बहुत व्यापार होगा, लेकिन तुर्कों की सहायता से ही हो पाएगा।
तो खास करके यूरोप के जो देश थे ये वाले पार्ट है, ये जो यूरोप के देश है यानी पश्चिमी यूरोप, उसके लिए समस्या खड़ी हो गई कि कैसे व्यापारिक माल को प्राप्त करें, कैसे वहां के संसाधन को प्राप्त करें। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इस पतन का नतीजा था ये क्षेत्र अनरेस्ट के चक्कर में आया, तो इन लोगों ने प्रयास किया कि एक नया रास्ता ढूंढें और भारत की तरफ इस रास्ते के माध्यम से आए, जिसको हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं। तो अगर कुस्तुनतुनिया का पतन नहीं हुआ होता, हालांकि इतिहास में अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती है, जो घटना हो गई है उसकी व्याख्या हम वर्तमान के संदर्भ में नहीं कर सकते। अगर कुस्तुनतुनिया का पतन नहीं हुआ होता तो शायद केप ऑफ गुड होप की भी खोज होने में थोड़ी देरी होती, खोज तो होता ही होता, हो सकता है कि केप ऑफ गुड होप को खोजने में देरी होती। तो कुस्तुनतुनिया जो यहां पर है स्थित, यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, और यहां पर तुर्कों का कब्जा हो जाता है। तुर्क यहां से फ्लो कर रहे हैं इस एरिया में, और ऐसा नहीं है कि तुर्कों ने ही आक्रमण किया। पहले आप देखेंगे कि जो ईसाई साम्राज्यवाद था, यानी यूरोप में ईसाई धर्म का विकास होता है, तो ईसाई साम्राज्यवाद एशिया की तरफ आता है। आप जैसे अभी समस्या इजराइल की देखते हैं, यरूशलेम की समस्या देखते हैं, तो वो असल में ईसाई धर्म के या ईसाई साम्राज्य के प्रसार से जुड़ा हुआ था। एक समय ईसाई साम्राज्य यूरोप की सीमा को तोड़ते हुए, तुर्की वगैरह को ऑक्युपाई करते हुए चला आता है, इजराइल तक आता है, सीरिया तक इनफैक्ट वो अपना विस्तार करता है। और जब उस्मानिया साम्राज्य का विस्तार हुआ तो ईसाई साम्राज्य को पीछे ढकेलते हुए अंततः कुस्तुनतुनिया पर विजय हासिल किया, और उसने जो पूर्वी यूरोप के देश हैं वहां पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अगर दूसरे मैप में देखें तो ये बातें आपको विशेष तौर पर समझ में आएगी। जैसे सबसे पहले अगर देखें तो इस मैप को देखते हैं, इस मैप को देखने से अच्छा होगा आप इस मैप को देखिए, जहां पर कि आपको दिखाया जा रहा है जो रेड एरिया है वह आपका है विजेंटियन साम्राज्य, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम पूर्वी रोमन साम्राज्य भी कहते हैं। बिजेंटियन साम्राज्य ये इटली है। इटली में पहले रोम को आधार बन करके रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था। फिर हम देखते हैं कि लगभग ये आप देखिए, ये कुस्तुनतुनिया का क्षेत्र है, और इस कुस्तुनतुनिया की सीमा को पार करते हुए बिजेंटियन साम्राज्य एशिया क्षेत्र में प्रसारित होता है, और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उस्मानिया साम्राज्य जो खलीफा उस्मान के अधीन आगे बढ़ता है, इस सीमा को तोड़ते हुए आगे यूरोप तक अपने राज्य को स्थापित कर लेता है। कैसे? अभी आप बिजेंटियन साम्राज्य की सीमा देख रहे हैं, और अगर देखें तो कुस्तुनतुनिया का जब पतन होता है तो आप इस साम्राज्य की सीमा को सिमटते देखें। कुस्तुनतुनिया कहां है? यह है वर्तमान में, इसको हम इस्तांबुल कहते हैं। यह आपका ओटोमन साम्राज्य, यानी अब बिजेंटियन साम्राज्य समाप्त हो गया और उसके स्थान पर ओटोमन साम्राज्य स्थापित होता है। पूरा तो नहीं, इटली तक तो नहीं आएगा, लेकिन लगभग आप हंगरी तक के क्षेत्र को देखते हैं, जिसमें आपका अफ्रीका का भी बहुत सारा हिस्सा है, एशिया का बहुत सारा हिस्सा है, और जिसमें अभी वर्तमान में तुर्की है। संपूर्ण क्षेत्र में यह स्थापित होता है। यहां पर्सिया है, पर्सिया मतलब ईरान है। तो कहने का संदर्भ यह हुआ कि उस्मानिया साम्राज्य के द्वारा कुस्तुनतुनिया नामक शहर पर आक्रमण किया गया, और 1453 में यानी 1453 में इस शहर का पतन होता है। पतन होने का मतलब है कि बिजेंटियन साम्राज्य की राजधानी के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और इस पर उस्मानिया साम्राज्य अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। इस संपूर्ण घटना को हम कुस्तुनतुनिया का पतन कहते हैं। लेकिन एक शहर पर हमला किया गया, तो इसके लिए भला हम क्यों पढ़ें भाई? क्यों इसकी जरूरत हमें पढ़ने की हो रही है? इसके पीछे थोड़ी कहानी हमें समझनी पड़ेगी। क्या कहानी है? तो कहानी यह है कि यहां से अगर देखें तो कुस्तुनतुनिया या कंस्टेंटिनोपल बोस्फोरस जल संधि और मरमरा सागर के संगम पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। जैसा कि मैंने कहा कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और बिजेंटियन साम्राज्य की राजधानी 1000 साल से रही है। 1000 साल अगर कोई राजधानी बनी रहे तो समझ सकते हैं वहां पर सांस्कृतिक विकास भी बहुत अधिक हुआ होगा। एक समृद्ध शहर हुआ करता था। कहां पर है? बोस्फोरस जल संधि। आशा करता हूं ज्योग्राफी में आप ये लोग ये टर्म पढ़ते होंगे। और मरमरा सागर के संगम पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर है, जो रोमन, बिजेंटियन और उस्मानी साम्राज्य की राजधानी भी रही है। उस्मानी साम्राज्य की राजधानी बाद में बनेगी, और बाद में हम देखते हैं इसका नाम इस्तांबुल कर दिया जाता है, जो तुर्की की राजधानी है। 324 ईस्वी में प्राचीन बेजेंटियन साम्राज्य कॉन्स्टेंटिन प्रथम द्वारा रोमन साम्राज्य की नई राजधानी के रूप में इसे बनाया गया था, क्योंकि इसकी सामरिक महत्ता बहुत अधिक थी।
और जिसके बाद इन्हीं के नाम पर इसे कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाने लग जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया शहर का विकास होता है। यह है शहर, कहां पर है? आपका इस क्षेत्र में। यह है आपका, दोनों के बीच में आप लिंक देखेंगे होगा। यह है शहर का नक्शा। अगर आप देखेंगे इस शहर के नक्शे को, कुस्तुनतुनिया शहर के नक्शे को देखेंगे तो यह तो आपका एशिया और यूरोप के मध्य का संगम हो जाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे, ध्यान से आप देखिएगा, मैं इसको शेयर कर दूंगा। यहां पर आप देखेंगे कि तीन तरफ से तो यह समुद्र से घिरा हुआ है, इस पर आक्रमण करना नामुमकिन है। पहले जबकि तोपों का आविष्कार नहीं हुआ था, गन पाउडर यानी बारूद का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ऐसे शहर पर हमला करना नामुमकिन था। और यहां पर दो बैरियर लगाए गए थे। यह बैरियर देखिए, यह बैरियर आपका क्या है? दीवार है। बहुत ऊंची ऊंची दीवार लगाई गई थी, बहुत मजबूत दीवार लगाई गई थी, क्योंकि इसको तोड़ करके ही कोई यूरोप की तरफ एंट्री करेगा। एक तरह से यूरोप का मजबूत प्रवेश द्वार बन गया था। यहां पर बहुत सारे विद्वान रहते थे, बहुत सारे वैज्ञानिक यहां पर निवास करते थे, क्योंकि लंबे समय से यह साम्राज्य की राजधानी थी। बहुत ही समृद्ध था, क्योंकि यहां से आप व्यापार भी करते हैं, जो सामुद्रिक मार्ग है उससे आप व्यापार करते हैं, और इस व्यापार का लाभ सबसे पहले इसी शहर को प्राप्त होगा, तभी यूरोप को प्राप्त होगा। एक तरह से अपनी संरचना इसने बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई थी। यह शहर भी रोम के समान 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और एक त्रिभुजाकार पहाड़ी प्रायद्वीप पर स्थित है। पश्चिमी भाग को छोड़कर लगभग सभी ओर यह जल से घिरा हुआ है, जैसा कि अभी आपने देखा। रूम सागर और काला सागर के मध्य स्थित बृहद जलमार्ग पर होने के कारण इस शहर की स्थिति बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण थी, खास करके सामरिक दृष्टिकोण से भी और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी। इसके यूरोप को एशिया से जोड़ने वाली एकमात्र भूमि मार्ग पर स्थित होने के कारण इसकी बड़ी महत्ता थी। आशा करता हूं मैप देखने के बाद ये सब शब्द आपके लिए बहुत मायने नहीं रखेंगे। आप मैप देखते हैं तो किस तरह से ये यूरोप और एशिया का एकमात्र संधि है जो स्थल मार्ग से है। स्थल मार्ग से हम जा सकते हैं, सीधे यूरोप को एंट्री कर सकते हैं। 1930 में इसका नया नाम रख दिया गया इस्तांबुल, 1930 में, जबकि वहां पर उस्मानिया साम्राज्य पहले ही समाप्त होता है। जैसे आप खिलाफत आंदोलन देखते हैं तो वहां खलीफा पद समाप्त हो जाता है 1923 तक जाते जाते, फिर नया नाम इसका इस्तांबुल हो जाता है। कुस्तुनतुनिया का पतन क्या है, जो आज का टॉपिक हमने बनाया कि कुस्तुनतुनिया के पतन का मतलब क्या हुआ। क्या हम कुस्तुनतुनिया शहर की भौगोलिक स्थिति की बात करने आए हैं, या इस शहर पर जो उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हुआ उसके प्रभाव की बात करने आए हैं? तो इतिहास प्रभाव को देखता है, तो हम यहां पर घटना को प्रभाव के संदर्भ में देखने की कोशिश करेंगे। कैसे? 29 मई 1453 को उस्मानिया साम्राज्य की आक्रमणकारी सेनाओं द्वारा बेजेंटियन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेने की घटना ही कुस्तुनतुनिया का पतन या कुस्तुनतुनिया की विजय कहलाती है। पतन का मतलब है यह एक एज ए राजधानी बिजेंटियन साम्राज्य की वह समाप्त हो गया। जो 1000 साल से राजधानी बनी हुई थी, अब बिजेंटियन साम्राज्य समाप्त हो गया, पहले भी समाप्त हो गया था। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो एक समय इसमें लाखों जनसंख्या का निवास था। जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ यानी तुर्कों का उस पर आधिपत्य हुआ तो केवल 40 से 50 हजार ही लोग बच गए थे वहां पर, अधिकांश लोग यूरोप में भाग गए थे। एक तरह से पतन होना तो पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन फाइनली जब इस पर तुर्कों का आक्रमण होता है, उस्मानिया साम्राज्य की सेना इसमें प्रवेश करती है, तो वह डेट आपका 29 मई आपका 1853 बन जाता है। यह एक अति महत्वपूर्ण घटना थी। क्यों? उस्मानी सेना का सेनापति 21 वर्षीय सुल्तान महमूद द्वितीय था, जो खलीफा का पुत्र ही था, और यह विजय 7 सप्ताह या 55 दिन की घेरेबंदी के बाद मिल गई थी। बहुत प्रयास करना पड़ा, क्योंकि अब मैंने दिखाया कि 2 दीवार है। यूरोप के लोगों ने अभी तक तोप देखा ही नहीं था। जो तोप है उसका प्रयोग नहीं किया जाता था, बारूद का प्रयोग यूरोपियों के द्वारा नहीं किया जाता था। सबसे पहले उस्मानियाई सैनिकों ने ही यहां पर बारूद का प्रयोग किया, और दीवारों पर लगातार 7 दिन तक बमबार्डिंग होता रहा, 7 दिन तक लगातार। और अंततः वो दीवार भी इतनी मजबूत थी, टूटने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि बीच बीच में दरार जरूर उत्पन्न हो गया था। महमूद ने क्या किया? अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन किया और उन दरारों पर जाकर के हमला करना शुरू किया। अंततः दीवार टूट करके गिरता है और फिर तुर्की सेना का प्रवेश यूरोप की तरफ हो जाता है। इस घटना के फलस्वरूप यहां रोमन साम्राज्य का अंत हो गया, जो लगभग 1500 वर्षों से चला रहा था। रोमन साम्राज्य कौन सा? पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। अब इसका प्रभाव क्या रहा? यह तो देखा हमने
कि दो साम्राज्य के मध्य युद्ध होता है, उस्मानी साम्राज्य जिसको हम अंग्रेजी में ओटोमन साम्राज्य कहते हैं, और दूसरा उधर बेजेंटियन साम्राज्य के बीच युद्ध हो रहा है, जिसमें एक शहर का पतन हो जाता है, यानी वहां पर जो राजधानी थी वह समाप्त हो जाता है और दूसरे शासक समूह इसमें प्रवेश कर जाते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इसका पोस्ट इंपैक्ट बहुत बड़ा रहा, भारतीय इतिहास को भी प्रभावित करता है और विश्व इतिहास को भी यह प्रभावित करता है। ये ओटोमन अंपायर की सेना कहां से एंट्री कर रही है? इधर से एंट्री कर रही है और पूरा हंगरी यह अपने कब्जे में ले जा रही है। एथेंस जो एक समय बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, कलाकृति से पूर्ण शहर हुआ करता था, सब नष्ट हो जाता है इस हमले के दौरान, क्योंकि तुर्कों का आक्रमण संपूर्ण पूर्वी यूरोप के देशों तक प्रसारित हो जाता। आगे देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में इस घटना ने भी बहुत बड़ा इंपैक्ट उत्पन्न किया था, क्योंकि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना ही है। यह था जैसे सेना लेकर के, मान लीजिए तुर्की है, ये देखते हैं बहुत बड़ा चर्च पहले हुआ करता था जिसको हगिया सोफिया चर्च कहा करते थे, पहले बीच में संग्रहालय बन गया था, अब वह एक मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया गया है तुर्की सरकार के द्वारा। यहां पर इस सेना के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। क्या हुआ इसका परिणाम? अगर यहां पर उस्मानी सेना प्रवेश कर जाती है तो इसका क्या परिणाम होता है? इस घटना से ईसाईवाद को धक्का पहुंचा और उस्मानी सेनाओं के यूरोप में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया, यानी मुस्लिम सेना अब यूरोप की तरफ प्रसार करने में सक्षम हो गई। इस विजय के बाद उस्मानी साम्राज्य की राजधानी एर्दिन से हटाकर, एर्दिन थोड़ा नीचे है, तुर्की में ही नीचे का शहर एर्दिन है, वहां से हटाकर अब कुस्तुनतुनिया ला दिया गया, यानी उस्मानिया साम्राज्य यानी ओटोमन साम्राज्य की राजधानी अब कुस्तुनतुनिया हो गया, जिसको वर्तमान में हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। लगातार होने वाले युद्ध के कारण विजय के पहले और बाद में अनेकों यूनानी और अन्य बुद्धिजीवी कुस्तुनतुनिया छोड़कर भाग निकले और इनमें से अधिकांश इटली जा पहुंचे, जिसके कारण यूरोप में पुनर्जागरण यानी रिनाशा की स्थिति उत्पन्न हुई। अब देखिए लगातार युद्ध हो रहा है तो बुद्धिजीवी तो युद्ध करेंगे नहीं, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं। और पलायन करके कहां जाएंगे? यूरोप अभी बर्बर अवस्था में ही जी रहा है। यूरोप में सभ्यता का प्रसार उस रूप में नहीं हुआ है जैसा कि अभी आप देखते हैं। जर्मनी में हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पर उस रूप में विद्वानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो अंततः ये विद्वान भाग करके इटली पहुंच जाते हैं, रोम पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोमन साम्राज्य की एक समय राजधानी रही थी और कुछ न कुछ अवशेष यहां पर मौजूद थे। इसलिए ये विद्वान भाग करके कहां पहुंचते हैं? कुस्तुनतुनिया से भाग करके रोम पहुंचते हैं और रोम में जाकर के इन्होंने बौद्धिक विचार का प्रसार किया। बौद्धिक विचार का प्रसार मतलब यह नहीं है कि केवल कुछ भाषण दिया इन्होंने, बल्कि इन्होंने वैज्ञानिक बुद्धिबोध लोगों में विकसित की, जिसके कारण से भौगोलिक खोज होता है, नए नए तर्क आते हैं, नए नए साहित्य लिखे जाते हैं। जो पुरानी परंपराएं थी, मध्यकालीन परंपराएं थी, उनसे लोग दूर हटने लगते हैं और माना जाता है कि इसी पुनर्जागरण की घटना ने संपूर्ण यूरोप को आधुनिक बनाने का कार्य किया। यानी अगर कुस्तुनतुनिया का पतन नहीं होता तो यूरोप को आधुनिक बनने में थोड़ा और समय लग जाता, ये हम कह सकते हैं। हालांकि इतिहास में इस प्रकार के तर्क स्वीकार नहीं है, क्योंकि आधुनिकीकरण किसी एक घटना का परिणाम नहीं होता है। लेकिन अगर यूरोप में रिनाशा आया, पुनर्जागरण आया, तो वह निश्चित रूप से कुस्तुनतुनिया के पतन से भी जुड़ा हुआ था, ऐसा आप कह सकते हैं। रिनाशा हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। कंप्लीट चैप्टर ही वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रिनाशा, नाम याद रहेगा ना, क्योंकि ये जो तैयारी है, जो मैं नया नया चैप्टर लेकर के आपके पास आ रहा हूं, ये तैयारी है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने की। मॉडर्न हिस्ट्री तो आपने पढ़ लिया है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को विशेष तौर पर, या जो भी आप कॉन्सेप्ट है, जैसे कल मैं लेके आऊँगा तो एंशिएंट इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट ले लूँ, मैंने थोड़ा सा मिक्सअप करके आपके लिए कॉन्सेप्ट सीरीज शुरू किया है ताकि रुचि बनी रहे। ऐसा नहीं कि केवल वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री अचानक से पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब होता है क्या परिणाम इसका हुआ? कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया और यूरोप में हमने देखा पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। तो परिणाम क्या हुआ? इस विजय के कारण यूरोप और एशिया के मध्य चलने वाले व्यापार में बाधा उत्पन्न हुई, जिसके कारण पश्चिमी यूरोप के देश भौगोलिक खोज करने की तरफ प्रवृत्त हुए। अब कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, यानी यहां पर तुर्की लोग स्थापित होते हैं, तो जो निरंतर युद्ध चल रहा है तो व्यापार की प्रक्रिया बाधित होगी। अब यूरोप को देखें, पूर्वी यूरोप में तो युद्ध चल रहा है, जहां पर कि उस्मानिया साम्राज्य स्थापित हुआ, तो पश्चिमी यूरोप के लोगों को जो सामान चाहिए था वो कहां से मिलेगा?
यह मार्ग बाधित है तो उसने केप ऑफ गुड होप होकर के अपना नया रास्ता ढूंढ लिया। इसकी वजह से नए नए क्षेत्र अस्तित्व में आए और जिसने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला वर्ल्ड हिस्ट्री के विकास पर। जैसे हम देखते हैं अमेरिका की खोज हो गई। अमेरिका की खोज होना बड़ी घटना नहीं थी, ऐसा नहीं था कि अमेरिका पहले नहीं था, लेकिन उसके संसाधनों के बारे में यूरोप के लोगों को पता नहीं था और माना जाता है कि ब्रिटेन सहित स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों ने अमेरिका के संसाधनों का भरपूर दोहन करके अपनी समृद्धि को बढ़ाया। यूरोप शक्तिशाली हुआ तो अपने संसाधनों के बल पर नहीं हुआ, बल्कि दूसरे के धन को लूट करके शक्तिशाली हुआ है। फिर इसी का परिणाम था, हम देखते हैं कि पुर्तगाल के शासक ने एक फाइनेंसिंग कार्यक्रम चलाया जिसकी वजह से वास्को डी गामा भारत तक आ जाता है, यानी भारत को भी खोज निकालता है। अब वह अमेरिका के भी संसाधन को प्राप्त कर रहा है, लैटिन अमेरिका के संसाधन को प्राप्त कर रहा है, अफ्रीका के संसाधन को प्राप्त कर रहा है, भारत के संसाधन को प्राप्त कर रहा है और यही क्रम आगे चलते हुए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों तक पहुंच गया। यानी समस्त विश्व के संसाधनों का दोहन इसी घटना के बाद प्रारंभ होता है, क्योंकि विकल्प यूरोपवासियों के पास, खास करके पश्चिमी यूरोपवासियों के पास था ही नहीं। क्या क्या हमने, इस विजय के कारण यूरोप तथा एशिया के मध्य चलने वाले व्यापार में बाधा उत्पन्न हुई, जिसके कारण पश्चिमी यूरोप के देश भौगोलिक खोज की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि उसके लिए सर्वाइवल का संकट उत्पन्न हो गया था। इसी का परिणाम था अमेरिका और भारत की खोज। क्यों? क्योंकि हमें तो नए क्षेत्र चाहिए जहां से कि व्यापार कर सके, और इसी क्रम में भारत या कहें एशिया या पूर्वी विश्व की खोज होती है और अमेरिका की भी खोज हो जाती है कोलंबस के द्वारा। अब उनके संसाधनों का दोहन प्रारंभ हुआ। भारत में यूरोपीय कंपनियों का केप ऑफ गुड होप होकर के भारत आगमन भी इसी घटना का परिणाम माना जाता है। अगर भारतीय इतिहास में कुस्तुनतुनिया शहर के पतन को हम पढ़ते हैं जो 1453 में हुआ था, तो इन परिणामों के कारण पढ़ते हैं। यहां पर आपको जो पढ़ना होगा, जैसे ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं अभी या समझ रहे हैं, यह टॉपिक आपको प्रभावित करेगा चैप्टर नंबर 1 को, जो विश्व इतिहास का होगा, और वह होगा पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण एक सेपरेट टॉपिक ही है। जैसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई करेंगे, सबसे पहला टॉपिक हमें पुनर्जागरण ही पढ़ना पड़ेगा। तो रिनाशा हम पढ़ेंगे, और रिनाशा में भी एक बार फिर से यह टर्म आएगा, फिर उतना हम रुक करके वहां चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहां आपने सुन ही लिया। फिर यहां देखेंगे भारत में, तो यहां देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, कंपनियों का भारत आगमन, और एक और चैप्टर यहां पर होगा आगमन हो जाएगा। एक और चैप्टर हो सकता है जैसे यूरोप में प्रबोधन के चिंतन का विकास, यह भी चैप्टर इसी टॉपिक से प्रभावित होगा और सब पर कुस्तुनतुनिया के पतन का प्रभाव महसूस किया जाता है। तो आप यह समझें कि कुस्तुनतुनिया एक शहर है जो बिजेंटियन साम्राज्य की राजधानी थी। 1453 में 29 मई को उस पर तुर्कों का आक्रमण हो जाता है। उस्मान वंश के जो शासक थे उनका आक्रमण होता है और वहां पर तुर्कों का आधिपत्य होता है। तुर्क केवल कुस्तुनतुनिया तक नहीं रुकते हैं बल्कि संपूर्ण पूर्वी यूरोप तक फैल जाते हैं। इसकी वजह से जो व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया बाधित होती है, उसने भौगोलिक खोज को प्रभावित किया, वैज्ञानिक बुद्धिबोध को प्रभावित किया, यूरोप में पुनर्जागरण की प्रक्रिया को जीवित किया। अमेरिका की खोज हुई, भारत की खोज होती है, एशिया की खोज होती है और पश्चिमी यूरोप के देश अचानक से व्यापार के लिए सामने आते हैं सामुद्रिक मार्ग से, और बड़े पैमाने पर उपनिवेश निर्माण की शुरुआत होती है। इसलिए यहां पर कुस्तुनतुनिया का पतन भारतीय इतिहास से ही नहीं, विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी ऐसे कॉन्सेप्ट सीरीज में मैं कभी उस्मानिया साम्राज्य की चर्चा करूंगा, तो फिर वहां पर आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं छोटे छोटे टर्म को पहले ही बता देता हूं, ताकि जब ये टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा एज ए फुल लेंथ टॉपिक के रूप में, शायद इस पर आपको उतना रुकने की जरूरत नहीं होगी। एक बार आप अच्छे से मैप को देखते चलेंगे। जो मैप होगा उसको अच्छे से देखेंगे, जो मैप मैं शेयर कर रहा हूं उसको बढ़िया से देखेंगे, क्योंकि जब तक मैप की क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो एक दो बार इसको देखेंगे तो शायद आपको कुस्तुनतुनिया के पतन, कुस्तुनतुनिया की स्थिति और कुस्तुनतुनिया के पतन के परिणाम समझ में आएंगे विश्व इतिहास के संदर्भ में, भारत के इतिहास के संदर्भ में, और यही समझ हमें अगले टॉपिक के समझ को विकसित करने में मददगार होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।